हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एक श्रृंखला हमने स्टार्ट की है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर को आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया। आप लोगों के कमेंट्स बता रहे थे कि आपको सेशन पसंद आया, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो आपको याद हो गए। तो जानकर बड़ी अच्छा लगा। टीम पूरी जो है बहुत ज़्यादा खुश थी कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो चलिए आज भी जो है फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स कि जी हाँ सेशन को लाइक कर दिया है। और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन के साथ में हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर में सीख सके। तो आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जितने भी बच्चे हैं अपग्रेड के लिए, जिन्होंने कल समय मांगा था कि सर कोर्स अपग्रेड करने के लिए, जो आप लोग 299 देकर, जो ओल्ड स्टूडेंट है 299 देकर, नए वाले जो एआई पावर्ड, एडवांस्ड एआई पावर्ड जो कोर्स है उसके अंदर में अपग्रेड करना चाहते थे, उन लोगों को आज का एक दिन और दिया गया था। आप लोगों में से अगर कोई भी अभी भी बचा हुआ है तो 12 बजे से पहले पहले जाकर आप लोग अपग्रेड कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट देकर पूरा फिर से वापस से ना परचेस करना पड़े। और जो नए बच्चे हैं वो लोग भी आज 80% ऑफ के साथ में आप लोग 12 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। तो अपग्रेड करना है तो भी 12 बजे से पहले और 80% के साथ में भी। चलिए हम लोग यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। यही से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, जो मैंने कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था। कौन कौन थे बच्चे, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ओनली जीएस वाला कोर्स भी अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे भी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, क्या बात है। मतलब जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, तो 1919 के अंदर में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जालियनवाला बाग के अंदर में इकट्ठा हुए थे फ्रेंड्स। तो ये अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, जालियनवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस दिन कौन सा त्योहार था, ये आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से, कौन सा त्योहार था। ओके चलिए, और कौन कौन थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए कैसे करें, ज्वाइन कैसे करना है, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, 7611 101 101 या फिर 9697 888 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर लीजिए 12 बजे से पहले पहले। टीम आपकी मदद कर देंगे पूरी की पूरी। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अगर आपको कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग परीक्षा मतलब भरोसा, टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी बन चुका है। और हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, क्योंकि टीचिंग परीक्षा ने प्रूव करके दिखाया है। और आगे में फ्रेंड्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इससे डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। गांधी इरविन समझौता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां पर में गांधी इरविन समझौते पर कौन सी वाली चीज पर सहमति नहीं बनी थी। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखिए आप लोग, मार्च 1931 के अंदर में, टू बी स्पेसिफिक 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। गांधी इरविन, गांधी जी को तो आप जानते हो, मतलब नाम तो सुना ही होगा गांधी जी का, अब नहीं जानते होंगे तो भी ठीक है। लॉर्ड इरविन ये भारत के वायसराय थे, वायसे रॉय। ठीक है, भारत के वायसराय। अब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि गांधी जी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे। ठीक है, ये एक समझौता हुआ। जितने भी पॉलिटिकल कैदी है, राजनीतिक कैदी है, जिनको हिंसा के लिए दोषी ना पाया गया हो, ऐसे ही उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो अंग्रेजों के कोई कानून की अवहेलना कर रहे थे, हिंसा नहीं की जिसने, उनको रिलीज करने के ऊपर में बात बन गई कि उनको रिलीज किया जाएगा। जो लोग सीमावर्ती इलाके पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में, उनको अपना नमक बनाने की अधिकार दे दिया गया। अदरवाइज अंग्रेजों ने नमक बनाने का अधिकार खुद के पास रखा था, बोला था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति नमक नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, तो नमक बनाने का जो अधिकार था वो दे दिया गया तटवर्ती इलाकों पे जो रहते थे उन लोगों को। उसके बाद में जो कानून लाए गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए, जो अध्यादेश निकाले गए थे, सिर्फ इसलिए निकाले गए थे जो ताकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाया जा सके, नमक बनाने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। उन अध्यादेशों को वापस ले लिया गया। ठीक है, गांधी जी ने उनको झुका दिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं बचा पाए। कोशिश की, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की। तो 5 मार्च 1931 को जो बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें गांधी जी ने कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने के लिए। तो गांधी जी की कोशिशों के बावजूद भी ये गांधी जी नहीं कर पाए थे। तो भगत सिंह की फांसी को, सजा को आजीवन कारावास में बदलना, ये नहीं करवा पाए। और आखिरकार जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि भगत सिंह जो है उनको फांसी हो गई थी। आप बताइए कौन से तारीख को फांसी हुई थी भगत सिंह को। तो 23 मार्च 1931 को जो है उनको फांसी हो गई। ठीक है,
उसके कुछ ही दिनों बाद, फांसी को नहीं रुकवा पाए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखिए हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों को अब समझ में आ गया, और ऐसे ही क्वेश्चन करवा दो तो हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। नहीं, एक दो दिन मैं अपग्रेड, मतलब आज लास्ट डे है बेसिकली आप लोगों का अपग्रेड करने का आज, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां पर में हुआ था, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम, देखिए कि इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है, मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1906 में, ठीक है। कहां पर में हुई थी? तो डेक्का, जिसको आज आप लोग ढाका के नाम से भी जानते हो, ढाका, ठीक है। और आज पता है आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर में चुनाव थे। अब देखते क्या रिजल्ट आता है। भारत के ऊपर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसियों के बारे में बात है। हमारे पड़ोस में स्टेबिलिटी रहेंगी तो ही हमारा भारत जो है वो भी स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ेगा, मानते हो ना? ठीक है, एक पड़ोसी स्टेबलाइज होना चाहिए, अदरवाइज चारों तरफ से सिर्फ दुश्मनों से घिरे रहेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो एक स्टेबल सरकार आनी चाहिए, वहां पर में भी ऐसे उम्मीद करते हैं। तो ढाका के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1906 के अंदर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और इसका प्रथम अधिवेशन अगले साल, ठीक है, पहला जो अधिवेशन है 1907 में हुआ इसका। कहां पर में? तो कराची के अंदर में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आप लोगों की जो पेड क्लास है उसके अंदर में जो मैंने सीरीज स्टार्ट की, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं आप लोगों का? आज भी आप लोगों की क्लास हुई, उसमें मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाए, अराउंड मैंने तो कम से कम आई थिंक शायद आज 40-50 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए उस क्लास के अंदर में ही, ठीक है। तो आगे में जैसे जैसे हम लोग नेशनल मूवमेंट की तरफ में आगे बढ़ेंगे, देखिए काफी सारे बच्चे हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें भी हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं। तो कराची के अंदर में पहला अधिवेशन हुआ था 1907 में, और स्थापना हुई थी ढाका में 1906 में। तो स्थापना कब हुई और प्रथम अधिवेशन कब हुआ, दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए आप लोग कमेंट में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिख देंगे कमेंट में सभी बच्चे, ताकि आपको सभी को ये चीजें याद हो जाए। नाउ हु ड्राफ्टेड द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, किसने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया था लाहौर अधिवेशन के लिए? लाहौर अधिवेशन के लिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, अच्छा एक चीज तो ये भी बनती है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन से वाले सेशन के अंदर में आया था, बनता है ना ये भी क्वेश्चन आप लोगों का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। देखिए मैं दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। किसने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो लाहौर अधिवेशन में पढ़ा गया या लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, उसको बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया। तो बनाया किसने? बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पेश किसने किया या प्रस्तुत किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता हूं फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस पूर्ण स्वराज ये हुआ था दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929, ठीक है। अच्छा दिसंबर के बाद में कौन सा महीना आता है जल्दी बताओ एक बार, ताकि आप देखो, मैं आप लोगों से इसलिए सवाल पूछ रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं यहां पर में और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो दिसंबर के बाद में जनवरी आता है, और जैसे दिसंबर के बाद में जनवरी आएगा साल चेंज हो जाएगा आपका। तो जनवरी जो है 1930 की बात है ये, मतलब कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं कि एक साल बाद, कुछ दिन बाद, ठीक है। तो टू बी स्पेसिफिक 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, जो शपथ पड़ी गई थी स्वतंत्रता की, प्लेज ली गई थी स्वतंत्रता की शपथ। अब ध्यान से समझना, स्वतंत्रता की शपथ, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। इसको तैयार किसने किया था, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तैयार किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और पढ़ा किसने था इसको? तो पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये प्लीज याद रखेंगे आप लोगों ने, ओके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था, और उनके बाद में फिर बाकी लोगों ने उसके उनके पीछे पीछे पढ़ा था इसको, स्वतंत्रता की जो शपथ ली गई थी। तो उसका मसौदा किसने तैयार किया था 26 जनवरी 1930 को, जो स्वतंत्रता की शपथ ली गई थी? तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो हाथ ऊपर करके बता देंगे, और कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वो भी हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन वाला, और पेश भी उन्होंने किया, बनाया भी उन्होंने था। 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता की शपथ ली गई, महात्मा गांधी ने तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा, और उनके पीछे बाकी लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, और कौन से आंदोलन के समय में दी थी, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। और वो आंदोलन कौन से साल में हुआ था ये भी बता दीजिए जल्दी से। देखिए जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब तक कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि 12 बजे तक का आप लोगों के पास में समय है, ठीक है। आप लोगों को अपग्रेड करना है, और अपग्रेड जो है केवल और केवल जो ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट जो है
उनको अपग्रेड करने के लिए मौका दिया जा रहा है पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों से पूरा पैसा लिया जा रहा है, पूरा अपग्रेड जो है आप केवल 299 में कर सकते हो। ये लास्ट डे है, ठीक है आपका। और जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट वो उनके लिए जो कोर्स है, ठीक है, वो भी 80% ऑफ के ऊपर में अवेलेबल है आज रात 12 बजे तक आपके लिए। तो आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जा सकते हो, या नीचे में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है फ्रेंड्स, ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था, जल्दी मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो बारदोली सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का, ठीक है, 1928 के अंदर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने इसको लीड किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फ्रेंड्स, इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। गुजरात के अंदर में बारदोली नाम की जगह है, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था 1928 के अंदर में। तो ये सरदार की उपाधि, जब ये आंदोलन सफल रहा तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। और इस उपाधि को प्रचलित किसने किया, ठीक है, इस उपाधि को फेमस किसने किया, तो वो थे गांधी जी। ठीक है, आपका तो कोई दोस्त है, मान लीजिए कि आपके घर में जो है आप लोगों को चिंकी चिंकी करके बुलाते हैं, किसी को पता नहीं, आपकी सहेली को पता चल जाए, तो वो क्या करेंगी, आपको कॉलेज में चिढ़ाएंगी, चिंकी चिंकी, ठीक है, पिंकू पिंकू लड़के आए तो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, आपका नाम फेमस कर देंगे जो आपको घर में बोला जाता है वैसा वाला कुछ तो भी। ओके, तो वैसा ही वाला इनको फेमस कर दिया था गांधी जी ने। गांधी जी अपने इसमें लिखते थे सरदार सरदार, तो सब लोग सरदार बोलने लगे। ठीक है, पहले पहले तो उनको भी ऑकवर्ड लगता होगा, यार गांधी जी ऐसा मत क्या करो ना तुम प्लीज, ऐसा तुम लिख देते हो वहां पर, में ऐसा लगता कि तुम चिढ़ा रहे मेरे को करके। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है यार बोलते तो बोलो। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, लौह पुरुष। 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, हैप्पी वाला बर्थडे। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। तो एक और चीज है फ्रेंड्स, जो मैं चाहता हूं आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे जर्मनी का एक एकीकृत करता किसको माना जाता है, यूनिफायर ऑफ जर्मनी, जर्मनी को एक करने वाला व्यक्ति था बिस्मार्क। बिस्मार्क उसका नाम है, ठीक है, बिस्मार्क। वैसे ही इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है, क्योंकि जैसे जर्मनी को बिस्मार्क ने यूनिफाई किया था, मतलब जर्मन देश, एक्चुअली जर्मन देश था ही नहीं, अलग अलग छोटे छोटे इसमें बटा हुआ था, तो उसको एक करके जर्मनी देश बनाया था बिस्मार्क ने। तो इंडियन बिस्मार्क किसको बोला जाता है, तो इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये क्वेश्चन भी आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी चुका है। ठीक है, चलिए, केवल 12 लाइक्स, अब केवल 9 लाइक्स हम लोग दूर है 1500 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी के सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, तब तक आप मुझे बताइए कि बारदोली सत्याग्रह की जो है ईयर आप बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से। गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर यहां पर में दिख रहा है, बारदोली सत्याग्रह जो अभी मैंने आपको बताया। आपने ये ईयर बताना है, ईयर यहां पर में। तो आपको दिखा रहा हूं कि मैं कौन सा, किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ये गांधी जी ने किया था, मोहनदास, ठीक है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1918 के अंदर में। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसको बोलते हो आप लोग, तो ये कब हुआ था, तो ये भी आप लोगों से कभी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में आप लोगों से। चलिए जल्दी से बताइए मुझे यहां पर में कि 1902 में सिताबदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था, इनमें से कौन थे जिसका सिताबदियारा में जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं यहां पर मैं आप लोगों से कि मंगल पांडे जो है वो कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात हो रही है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण जो है इनको
इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा बिहार के अंदर में। तारीख अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं तो तारीख प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन कब होता है? 11 अक्टूबर। ठीक है, 1902 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा बिहार के अंदर में। इनको किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी बताएंगे, फास्ट एकदम। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? लोक नायक, ठीक है, या जननायक, जल्दी बताइए। तो लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक। ठीक है, ओके। जयप्रकाश नारायण को जेपी या फिर लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अच्छा मुझे बताओ जन नायक किसको कहा जाता है? जन नायक, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक कहा जाता है, जन नायक। तो इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि की उपाधि है इनकी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के गांधी। ठीक है, तो कुछ के पॉइंट से याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा आंदोलन है जिसका हीरो कहते हैं? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में एक आंदोलन हुआ जिसका हीरो इनको कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था। ठीक है, ये आपके 1977, ठीक है, के अंदर में, 1975 के अंदर में, फिर बाद में 1977 के अंदर में भी। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहां पर में आ गए हैं। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो कहा जाता है इनको, भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी इनको कहा जाता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये स्लोगन दिया था उन्होंने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओके, जयप्रकाश नारायण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण, लोक नायक इनको कहा जाता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये इन्होंने दिया था। इसके अलावा अलावा इन्होंने जो है फ्रेंड समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, उन्होंने बनाई थी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी 1948 के अंदर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बिहार के नाम से जाना जाता है? शेर ए बिहार। ठीक है, अच्छा शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है ये भी बता दो मुझे। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत तेजी से आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर करना है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो है कम से कम कोशिश तो करे। मैं पूरी लिस्ट देता हूं आप लोगों को। चलिए, अब आप लोगों को याद रखना है कि शेर ए बिहार किसको कहा जाता है। तो शेर ए बिहार जो है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज याद रखिएगा, आप लोग, ये कहा जाता है राम लखन सिंह यादव को शेर ए बिहार। ठीक है, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी बता दीजिए आप लोग, बिहार का गांधी कहते हो आप लोग, अभी आपको बताया मैंने, बिहार का गांधी, बिहार का गांधी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को बिहार विभूति और बिहार केसरी किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए, बिहार विभूति और बिहार केसरी किस किस को कहा जाता है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं फ्रेंड्स कि बिहार की रानी लक्ष्मीबाई किसको बोलते हैं आप लोग? बिहार की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बिहार की रानी रानी लक्ष्मीबाई, तो बिहार की रानी लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, किसको संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो मैंने आप लोगों से पूछा कि बिहार केसरी राम श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी, बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को, और बिहार की जो आप लक्ष्मीबाई, ठीक है, किसको कहते हो? तो ये आप लोगों ने रखना है कि राम स्वरूप देवी को। ठीक है, तो राम स्वरूप देवी, राम स्वरूप, राम स्वरूप देवी लिखो सभी लोग, इनको रानी लक्ष्मीबाई, बिहार की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज है, बिहार का कालिदास किसको कहते हैं आप लोग? बिहार का कालिदास, चलो लिख देते हैं यहां पर में, बिहार का कालिदास किसको कहा जाता है? बिहार का कालिदास, चलिए बताइए, बिहार का कालिदास, तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनका नाम है भिखारी। ठीक है, भिखारी ठाकुर। ठीक है, भिखारी ठाकुर, इनको बिहार का शेक्सपियर भी कहते हैं। बिहार का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भी याद रखेंगे आप सभी लोग।
ठीक है, बिहार का शेक्सपियर, ठीक है। इसकी लिस्ट दे दूं आप लोगों को, जल्दी बताइए यहां पर मैं। अच्छा, देश रत्न या फिर अजात शत्रु किसको कहा जाता है? देश रत्न और अजात शत्रु क्यों उपमा भी उनको दी गई है देश रत्न की। तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु भी किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ओके, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कुंवर सिंह जी को वीर की उपाधि दी गई है, वीर की उपाधि, ठीक है। चलिए, एक लिस्ट दे दूं आप लोगों को, कितने लोग चाहते हैं यहां पर मैं ये लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए? जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। और प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सर मेमोराइजर में डाल दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपके सेशन समाप्त होने के, ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, इसको मेमोराइजर में डाल देंगे। केवल 10 मिनट के अंदर अंदर, सेशन जब खत्म होगा इसके अंदर में मेमोराइजर में इसको मैं डाल दूंगा आप लोगों के 10 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। जो भी पेड स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। तो बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार केसरी, बिहार विभूति, लोकनायक, जननायक, आप लोग याद रखेंगे। बिहार का कालिदास किसको कहा जाता है? जल्दी से लिखिए। भोजपुरी का शेक्सपियर भी इनको कहते हैं, तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते हैं। बिहार की रानी लक्ष्मीबाई जो है फ्रेंड्स, राम स्वरूप देवी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता वाला क्वेश्चन तो अभी डाल भी दिया जाए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद में देश रत्न अजात शत्रु किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि इसको मेमोराइजर में डाल दे आप लोगों के पेड बैच के, टीआरई 4 के न्यू बैच में, ठीक है। मैं डाल देता हूं इसको, 10 मिनट के अंदर में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, मंथ आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से, कौन सा महीना था वो? ठीक है, सावन का महीना, पवन करे शोर, तो ये कौन सा वाला महीना था? जल्दी बताइए। गांधी इरविन समझौता जिस समय हुआ था 1931 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए, आप लोगों से पूछा गया यहां पर में कि भगत सिंह जो है उनको एग्जीक्यूट किया गया था इस पैक्ट के साइन होने के पहले ही, नहीं। देखो ये जो है ना, ये साइन हुआ था 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक है, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 में लाहौर में, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, ठीक है। तो गांधी जी नहीं बचा पाए थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का 2000 प्लस लाइक्स के लिए, ठीक है। नहीं, सारी चल रही है आयुष मिश्रा जी, सारी की सारी क्लासेस आपकी न्यू बैच के अंदर में सारी की सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय जो है लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित किया गया और गांधी जी जो है गए थे कहाँ पर में? सेकंड गोल्ड मेज सम्मेलन के अंदर में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। चलिए, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? क्योंकि निर्वाचित अध्यक्ष जेल में थे। और वो कौन थे निर्वाचित अध्यक्ष जो जेल में थे? भाई देखो, अध्यक्ष जेल में है तो उनके जगह पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना अध्यक्षता करने के लिए। देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, 1921 के सेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था चित्तरंजन दास को, ठीक है। चित्तरंजन दास जी जो है, ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास जी को। लेकिन ये जेल में थे उस समय में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो ये जेल में थे। तो चित्तरंजन दास जी के जेल में होने की वजह से हकीम अजमल खान, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यरत किया था अहमदाबाद अधिवेशन के अंदर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जो है चित्तरंजन दास जी जेल में थे। हकीम अजमल खान ने इसकी कार्यकारी अध्यक्षता संभाली थी। हकीम अजमल खान को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, उन्होंने बहुत बड़ी सक्रिय भूमिकाएं निभाई, ठीक है। और इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पहले चांसलर बने थे ये, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आज ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है, इसके ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आज, आज के समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है अब ये। तो इसकी स्थापना में और इसके पहले चांसलर, फर्स्ट चांसलर, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, तो हकीम अजमल खान थे, ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये। चलो गुड, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आज की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान के बारे में एक और चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो है जो है ना, एक ऐसे हकीम थे जो ऐसे उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि भाई ये ना कई बार जड़ी बूटियों से बात करते थे, एक्चुअल में बात नहीं करते थे, एक ऐसी उपमा दी गई थी उनको, ठीक है। चलिए, दिल्ली के अंदर में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की? देखो पेरिस के तरफ में जो है नेपोलियन ने मार्च किया था, ठीक है, मतलब चढ़ाई की थी या उसने चला था, तो ऐसी तुलना किसने की? तो 1920 19 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में दांडी मार्च 1930 के अंदर में गांधी जी ने निकाला था। ऐसा ही एक जो है मार्च, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी यूरोप के अंदर में, जिसमें कई सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। तो 1815 के अंदर में उस लड़ाई के बाद में नेपोलियन ने जो उसको, जब वो एल्बा से भाग निकला था, एल्बा नाम की जगह पे जहां पर उसको रखा गया था, वहां से एग्जाइल से भाग निकला था और पेरिस की तरफ में मार्च किया था। कुछ समय तक फिर उसने राज किया, फिर वापस से हार गया। तो 1815 के अंदर में जिस तरीके से नेपोलियन ने पेरिस की तरफ में मार्च किया था 1815 में, तो ऐसी ही तुलना दांडी मार्च से की थी गांधी जी के किसने? तो ये अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि जिस तरीके से पेरिस में यात्रा निकाली थी पेरिस के तरफ में, वैसे ही गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली है, तो वो तुलना की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और यात्रा से वो किया था उन्होंने, एक मार्च टू रोम करके एक है, मुसोलिनी ने मार्च रोम के तरफ में यात्रा निकाली थी, तो मार्च टू रोम से भी उन्होंने यात्रा का तुलना की थी। मार्च टू रोम, नेपोलियन के पेरिस यात्रा और मार्च टू रोम, मार्च टू रोम, उससे भी उन्होंने इसकी वो की थी, मार्च टू रोम, मुसोलिनी के। मुसोलिनी पता है ना आपको, शासक इटली का, तो उसकी भी इससे की थी। तो सुभाष चंद्र बोस पता नहीं क्यों दांडी यात्रा को कंपेयर करने में ही लगे थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आधुनिक बिहार का जनक किस, ठीक है, किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से, आधुनिक बिहार का जनक किसे माना जाता है? बताइए, आधुनिक बिहार का जनक, राजेंद्र प्रसाद जी को, श्री कृष्ण सिंह जी को, मौलाना मजहरुल हक को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर किसे? तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो डी इज द आंसर। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट अभी आप लोगों को जो है इसको याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के तहत, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन में जेल में बंद थे अध्यक्ष चित्तरंजन दास, तो उनका भाषण किसने पढ़ा था फिर? देखो 1921 में जो सेशन हुआ था, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, लेकिन वो जेल में बंद थे, तो उनके जगह पे अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता
हकीम अजमल खान ने की थी। लेकिन जब बात आती है भाषण किसने पढ़ा उनका, तो उनका भाषण पढ़ा था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इस तरीके से हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को पढ़ाया जाने वाला है। तो न्यू बैच से आप सभी के सभी लोग जो है वो जुड़ सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं। और इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। कुछ ही समय बचा हुआ है आप लोगों का, तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, ठीक है, ओल्ड जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, 299 रुपीज़ में आज लास्ट डे है आप लोगों का 12 बजे तक, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी आखिरी समय है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर में जुड़ सकते हो। ओके, तो भाषण किसने पढ़ा था, सरोजनी नायडू ने, और अध्यक्षता किसने की थी, हाकिम अजमल खान ने की थी। याद हो जाएगा आप लोगों को, जल्दी से लिख दो एक बार, और अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर में। ठीक है, बबीता सिंह जी आप एक बार कर लीजिएगा, मैं बात बता दूंगा। लेटर किसने पढ़ा था या भाषण किसने पढ़ा था, सरोजनी नायडू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कैबिनेट मिशन के बारे में? हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर सेशन को लाइक कर दिया आप लोगों ने और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है आप लोगों का कि कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सी वाली बात जो है गलत। एक और चीज है आप लोगों की कि कैबिनेट मिशन आया कब था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आया था 24 मार्च, ठीक है, 1946 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको भी आप लोग लिखिए जल्दी से। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद में इसने जो है क्या किया था, पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया था। मार्च 1946 में भारत आया था, 4 मेंबर थे इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसने विचार प्रस्तुत किया। देखिए भारत के अंदर एक एक करके बताता हूं आपको, भारत में जो संविधान सभा है वो किसके किसके सिफारिश के आधार पर बनी, तो ये बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर बनी थी, बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी एक क्वेश्चन, एक नंबर तो आपका ये बन गया यहां पर में कि संविधान सभा भारत में किसके सिफारिश पर बनी थी, तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बनी थी। क्या ये भारत के अंदर में जो है 1946 मार्च 1946 में आया था, बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बता दिया मैंने। इसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, कि बोला नहीं भाई पाकिस्तान अलग देश नहीं बनेगा, एक ही देश आजाद होगा। वो बाद में जब नहीं माने, ये मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा, इनमें समन्वय नहीं बैठ पा रहा था और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज थी, नहीं समन्वय बैठ पा रहा था, तब जाके लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको डिकी बर्ड के नाम से जाना जाता था, क्या बोला जाता था उनको, डिकी बर्ड, ठीक है, उनका निकनेम था माउंटबेटन का, तो उन्होंने डिकी बर्ड घोषणा की थी, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, जिसमें बोला गया कि 2 देश आजाद होंगे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, तो मिशन में 4 लोग नहीं थे, 3 लोग थे इसमें, 4 नहीं 3 लोग थे। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टिफोर्ड क्रिप्स। तो लिखते जाओ आप लोग, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टिफोर्ड क्रिप्स, याद हो जाएगा, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा, सुनते रहो, कम से कम सुनते रहो। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच किसने स्थापित की थी, बहुत सारे बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो जल्दी बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इन्होंने अनुशीलन समिति की पटना में एक ब्रांच ओपन की थी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, ठीक है, इनमें से कौन आजाद दस्ता या जो गुरिल्ला बैंड है वो बनाने के लिए हजारीबाग जेल से भाग गए थे, और कहां भाग गए थे, तो भारत में यहाँ पर में नेपाल के पास में तराई का इलाका है, नेपाल का तराई का, भारत और नेपाल की बॉर्डर पे तराई, या फिर जो एक दलदली भूमि वाला जो इलाका है ना, तराई का इलाका, वहां पर में भाग गए थे। ठीक है, और उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उनके साथ में और कौन थे, ठीक है, रामानंद मिश्रा उनके साथी, जयप्रकाश नारायण को आप लोग याद रखते हो, रामानंद मिश्रा भी उनके साथ में थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। जयप्रकाश नारायण, और भी लोग थे लेकिन जो उनके साथी थे, बहुत ही फेमस जो नाम आता है, रामानंद मिश्रा, रामानंद मिश्रा। ठीक है, लिखो सभी लोग, जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा जी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज ही मैंने पेड क्लास में भी पढ़ाया आप लोगों को, और उसका पूरा का पूरा इतिहास भी बताया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1922 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। 2500 लाइक से केवल 80 लाइक्स हम लोग दूर है अभी, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से।
ठीक है। तो चित्तरंजन दास जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1921 के अंदर में, वैसे 1921 में भी यही थे लेकिन जेल में थे, फिर बाद में 1922 के अंदर में भी उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चित्तरंजन दास ने स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो चित्तरंजन दास गया अधिवेशन के अंदर में। ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जल्दी। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे आप। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में? राहुल संकृत्यायन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राहुल संकृत्यायन। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अगस्त 1942 के पटना सेक्रेटरिएट फायरिंग केस से जुड़ा नहीं था? कौन इनमें से जुड़ा नहीं था? देखिए, मैं आप लोगों को वो 7 लोगों की जो है नाम की सूची भी जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, जो शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, हमारी बात पहुंचाते पहुंचाते पटना सेक्रेटरिएट के पास। ठीक है। ठीक है। तो योगेंद्र शुक्ला जो है फ्रेंड्स उनमें शामिल नहीं थे। योगेंद्र शुक्ला जो है ये आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, रामानंद, ठीक है, जो मिश्रा है उनके साथ में, ठीक है, ये आज़ाद दस्ता जो है उसमें जुड़े थे। आज़ाद दस्ता उनके साथी थे ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, ये वो लोग हैं जो 7 जो लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, गोलीबारी के अंदर में जो जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं उनके नाम: उमाक्रांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, शशि प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पादो चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो योगेंद्र शुक्ला जो है फ्रेंड्स आजाद दस्ता से रिलेटेड थे। ये नाम की सूची मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, मेमोराइजर में, ताकि आप लोगों को बार बार जो है आप याद कर ले आप। ठीक है। चलिए, 8 अप्रैल 1929 को 2 क्रांतिकारियों में से किन ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के अंदर में बम फेंका था? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 2500 प्लस लाइक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मुझे कोर्स खरीदना है सर, कॉल बिजी है। देखिए, उत्तम कुमार तिवारी जी, एक्चुअल में ना, एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं टीचिंग परीक्षा के कोर्स की, और मैं इसके लिए सच में आभारी हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हर एक बच्चे से, ठीक है, पर्सनली यहाँ पर में, कि अब, ठीक है, जितनी मेहनत अगर मैं यहाँ पर में 200% मेहनत कर रहा था ना, अपनी जी जान लगा देंगे यहाँ पर में 400% मेहनत करने के लिए आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चाहे जितना पैसा एआई के ऊपर में खर्चना पड़े, चाहे जितना भी आप लोगों के लिए नए नए टूल्स लाना पड़े, आपके सिलेक्शन के लिए जान लगा देंगे। ठीक है। तो आप जितने भी बच्चों ने अपना भरोसा दिखाया है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार है। आप लोगों ने देखा कि हमारी मेहनत कितनी है, आप लोग अभी भी सराह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए, नंबर अगर बिजी आ रहा है ना, तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए आप, ऐप पर, वहां से आप खुद से भी उसको कर सकते हो, ये नीचे में लिंक दी गई है। ठीक है, नीचे में लिंक्स दी गई है, उससे भी कर सकते हो आप। या फिर आप क्या कर लीजिए, आप क्या करोगे, उसके ऊपर में जाकर डायरेक्टली भी
कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप भी करके रख सकते हो आप, टीम मदद कर देंगे 12 के पहले पहले, लेकिन कर लेना आपने। चलिए, तो 8 अप्रैल 1929 को इन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानमंडल के अंदर में बम फेंका था, भगत सिंह, ठीक है, और बटुकेश्वर दत्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। कौन सी तारीख थी? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। 8 अप्रैल से एक और नाम जुड़ता है फ्रेंड्स, एक और जो है जुड़ता है 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को, ठीक है, बैरकपुर जेल के अंदर में, जेल में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, कौन से नंबर की थी जल्दी बताइए आप लोग, जिसमें मंगल पांडे शामिल थे। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे आप लोग, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कौन से नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी? 34वें, 35वें, 36वें, 40वें, 100वें, कौन से नंबर की थी? 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज होते हो आप लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी शांत दिमाग में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो, ताकि जब दिमाग कंफ्यूज रहे, दिमाग जो है उसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे आप लोग एग्जाम के अंदर में, तब दिमाग को चीजें याद आए। क्या अभी बच्चे सोचते हैं ना? देखिए, नाइट्रो गेमिंग जी ने एक सवाल पूछा है कि सर जब अंग्रेज भारत लूटने ही आए थे तो देश को अपने हाल पर छोड़ के भी तो जा सकते थे, माउंटबेटन को भेज के अलग थलग देश को अलग थलग करने की जरूरत क्या पड़ी, वे चुपचाप भी तो जा सकते थे। देखिए नाइट्रोजन गेमिंग जी, इतना आसान नहीं है ये चीज, क्योंकि उनके ऊपर में इंटरनेशनल प्रेशर था। अगर वो भारत को ऐसे ही छोड़ के चले जाते तो आज मैं क्या बोलता और आप क्या बोलते अंग्रेजों को कि भाई तुम लोगों के वजह से जो है हमारे भारत का ये नुकसान हो गया, हम आगे नहीं बढ़ पाए, तुमने ऐसे ही अकेला छोड़ के चले गए हमको। तो उन्होंने क्या किया, जो कोशिश उनसे बनी कि ताकि उनकी नाक बच जाए और वो चले भी जाए जल्दी जल्दी से, वो उन्होंने कोशिश की। तो अंग्रेजों ने अपनी नाक बचाने की कोशिश की, ठीक है। भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन किसे माना जाता है? अच्छा, मुझे आज जितने कितने बच्चे थे आज की पेड क्लास के अंदर में? सर एक दिन के लिए ऑफर बढ़ा दीजिए, पेमेंट फेल हो रहा है। सलमान रजा जी एक बार ट्राई करते कर लीजिए आप 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। आज जितने भी बच्चे लाइव थे क्लास के अंदर में, वो बताएंगे मुझे गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कौन सा था? ठीक है, तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन किसको माना जाता है? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें देखिए आप लोग कि गांधी जी ने पहली बड़े लेवल के ऊपर में, ठीक है, मास मूवमेंट जो चलाया था बड़े लेवल के ऊपर में, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह एक स्थानीय आंदोलन था, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह ये भी एक स्थानीय आंदोलन था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मास मूवमेंट था, देशव्यापी आंदोलन था ये, ठीक है। ये फर्क है दोनों के अंदर में। ओके, तो पहला देशव्यापी आंदोलन। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ में कंफर्म पता करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टीम प्लीज एक बार इसका शॉर्ट भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो टीआरई 4 के अंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, कंफर्म है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी लाल किले में पहले 3 अभियुक्तों में शामिल नहीं था? ठीक है, रेड फोर्ट। अब ये लाल किला क्या है, ठीक है, समझिए हुआ क्या था, लाल किला जो केस है वो क्या चीज थी, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में हुआ यू कि इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज जिसको कहा जाता है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत के अंदर में एंट्री करने की कोशिश की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो गई थी एक विमान दुर्घटना में। उसके बाद में ये 3 पकड़ लिए गए। शाहनवाज खान, ठीक है, मुस्लिम थे। प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, एक हिंदू, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख। आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर में, और कई सारे ईसाई भी उनके साथ में थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ईसाई इंग्लिश लोग जो थे ईसाई थे, कई सारे क्रिश्चियन लोग देशभक्त है, आज भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 3 लोग थे
जिनके ऊपर में सबसे पहले मुकदमा चलाया गया 1945 के अंदर में, 1945 में, और इनके बचाव के लिए भूलाभाई देसाई जो है उनके नेतृत्व के अंदर में जो है वकालत करने के लिए, भूलाभाई देसाई तो वकालत कर ही रहे थे, मुख्य वकील थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे जो लोग थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी, वापस से वो काला कोट पहन के आ गए, ठीक है, कि भाई हम इनका केस लड़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान जो है ये लोग थे। ओके, मोहन सिंह नहीं थे, मोहन सिंह तो उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह जो है उन्होंने स्थापना की थी, वो लाल किले वाले इसके अंदर में अभियुक्त में शामिल नहीं थे, उनकी मृत्यु पहले ही अलग से हो चुकी थी, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं थे। ओके, और आप लोगों ने याद रखना है कि लाल किला वाला केस कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, ठीक है, 1945 के अंदर में ये केस चला था लाल किले के अंदर में, ठीक है, लाल किले में ट्रायल हुआ था। आजाद हिंद फौज के जो है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान, इनके ऊपर में सबसे पहले मुकदमा चलाया गया था। और इनके मुख्य वकील कौन थे? रक्षा समिति जो बनाई गई थी इनके लिए कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनके बचाव के लिए एक समिति बनाई थी, ठीक है, रक्षा समिति जिसको बोला जाता है, उसके मुख्य वकील थे भूलाभाई देसाई, ठीक है, याद रखो आप लोग, भूलाभाई देसाई, भूलाभाई, ठीक है, देसाई, इनके नेतृत्व के अंदर में ये मुख्य वकील थे इनके, भूलाभाई देसाई, लिख लो, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को करवा देता हूं। काकोरी मुकदमा जो था, ठीक है, काकोरी मुकदमा, काकोरी कांड हुआ कब था? पहली बात तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, तो अगस्त, ठीक है, 1925 को काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जिसके अंदर में काकोरी ट्रेन को लूटते समय, ठीक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसको अंग्रेजों ने बड़ा मुद्दा बना लिया, और जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनको पकड़ के फांसी की सजा देना चाहते थे, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, कौन जो है सामने आए थे जिन्होंने वकालत की थी? वो बात अलग है, वो नहीं बचा पाए उनको, ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत जो है इन्होंने की थी, कांग्रेस ने ही ये रक्षा समिति, कांग्रेस ने, ये वाली भी कांग्रेस ने ही गठित की थी 1925 में, इनको बचाने के लिए। ये एक्चुअली बात जो है फ्रेंड, टू बी स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं, 9 अगस्त की है, 9 अगस्त 1925 की। आप लोगों को याद है ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था कि काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, सुपर टेट में आया था, यूपी सुपर टेट के अंदर में, ठीक है, तो कभी भी आगे में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ओके, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी सेशन को शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग ऐप पर जाकर या टीचिंग परीक्षा की वेबसाइट पर जाकर, या फिर जो नंबर आपका नीचे में चल रहा है फ्रेंड्स, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप जो है वो जुड़ सकते हो, ठीक है, 12 बजे के पहले पहले। तो गोविंद वल्लभ पंत इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप सभी के सभी। क्या कितने लोग चाहते हैं कि इसकी रिवीजन भी मैं करवा दूं आप लोगों को आने वाले समय में? ठीक है, अब मैं एक आप लोगों को लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एक लिस्ट दे रहा हूं। वैसे काकोरी कांड का नाम जो है फ्रेंड्स बदल दिया गया भारत सरकार के द्वारा, अगर आपको, क्योंकि कांड हम लोग जो बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इसमें चला जाता है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम अब कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखो सभी लोग जल्दी से, भारत सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकते हैं नाम क्या कर दिया गया है, और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और अगर आप लोग कहोगे, मुझे मैक्सिमम बच्चे अगर कहते कि सर जी जो है रिवीजन करवा दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन सेशन भी मैं रखवा दूंगा आप लोगों के लिए। और आपको सभी को पता है कि एप्लीकेशन में आप लोगों के पास में एक फीचर है, टीचिंग परीक्षा के पेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास में टीपी ट्यूब का, टीचिंग परीक्षा ट्यूब, ठीक है, जैसे यूट्यूब है वैसे टीचिंग परीक्षा ट्यूब का ऑप्शन है आपके पास में। आप लोग जो है इस सेशन को वहां पर में बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो है अच्छे से उसको देख सकते हो, उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्विज मिल जाती है, अनलिमिटेड टाइम आप जो है वहां पर में क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ सेशन देखा, वहां पर में क्विज अटेम्प्ट किया, आपकी सारी रिवीजन हो जाएंगी। जी हाँ, पीआरटी के लिए भी है क्या? जी हाँ, पीआरटी के लिए भी है कोर्स, जी बिल्कुल, पीआरटी के लिए भी अवेलेबल है, आप कॉल करोगे आपको सारा मिल जाएगा उसमें। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आप लोग, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, कहां कहां पर में फांसी दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर में फांसी दी गई थी, आप लोग जल्दी बताइए। वो क्वेश्चन ही डायरेक्टली अगर एग्जामिनर ने उठा लिया तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। जी, तो ये क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का?
टीपी ट्यूब कैसे यूज करें? एक आप आपके एप्लीकेशन में, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो आप एप्लीकेशन में एक जो आपका चैट है ना उसके अंदर में डाल दीजिएगा, टीम एक रिप्लाई कर देंगे, आपको एक वीडियो भेज देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर सकते हो उसको। बड़ा आसान तरीका है। टीपी ट्यूब आपको मिल भी जाता है वैसे कंटेंट में, सबसे सामने में ही मिल जाता है। ठीक है, तो गोरखपुर जेल, ऐसा एक एक करके भी याद रख लिया आप लोगों ने तो हो जाएगा आपको याद आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज नॉट सेंटेंस टू डेथ ड्यूरिंग द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस? अब ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस में इनमें से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी? अब ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, ये भी समझने वाली बात है आप लोगों की। देखिए हुआ क्या था, आपको पता है 1912 के अंदर में जब राजधानी दिल्ली में स्थापित हो गई थी, ठीक है, तो चांदनी चौक का इलाका, आप लोगों को पता है चांदनी चौक है दिल्ली के अंदर में आज भी है, तो वहां से लॉर्ड हर्डिंग सेकंड जो उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड, जो बंगाल का जब विभाजन रद्द हुआ और दिल्ली की राजधानी ट्रांसफर करने की जब घोषणा हुई, उस समय लॉर्ड हर्डिंग सेकंड भारत के वायसराय थे। तो ये हाथी के ऊपर में बैठे हुए थे, हाथी मेरे साथी, ठीक है, हाथी, ठीक है, बड़ा सा हाथी, और ये लॉर्ड हर्डिंग उस पर बैठे हुए मस्त पैकी जा रहे थे, तोबड़ोक तोबड़ोक, ठीक है, तो उनके ऊपर में बम फेंका गया था, ठीक है, वैसे उनको चोट लग गई थी लेकिन वो जो है बच गए, मतलब उनको मारने की योजना थी, चोट लग गई थी, बच गए। तो उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो है इनको पकड़ने लगे कि कौन कौन थे जो इसमें शामिल थे, तो उसके अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, ठीक है, वो मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है, वो भागने में कामयाब हो गए, वो जापान चले गए थे, ठीक है, पुलिस को चकमा देकर, सबको चकमा देकर वो जापान चले गए थे, रास बिहारी बोस। मोहन सिंह जो थे ना, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की, उन्होंने रास बिहारी बोस को अपनी इंडियन नेशनल आर्मी सौंपी थी, और रास बिहारी बोस ने वो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। इस तरीके से हुआ था ये पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इनमें से, ठीक है, किसको फांसी नहीं हुई थी? आपको पता है इनमें से जो है एक व्यक्ति था, ठीक है, दीनानाथ, ये सरकारी गवाह बन गए थे, ठीक है, इन्होंने जो है सरकारी गवाह बन गए, अप्रूवर बन गए अपनी जान बचाने के लिए, तो इनको इनको फांसी से राहत मिल गई थी, फांसी से माफी मिल गई थी। तो अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिनको फांसी हो गई थी। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स एक और व्यक्ति है बसंत कुमार बिश्वास, ठीक है, उनको अंबाला जेल के अंदर में 11 मई को फांसी हुई थी, 3 दिन बाद, ठीक है, 8 मई को इनको फांसी हुई 1915 के अंदर में अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी को, और उसके 3 दिन बाद बसंत कुमार बिश्वास को। मैं आपको वो लिस्ट दे दूं, हाथ ऊपर करके बता दो अगर लिस्ट चाहिए तो, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग कर ले। अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसकी रिवीजन करवानी है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वो रिवीजन भी करवा लूंगा यहाँ पर मैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का ये लिस्ट है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर में अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को, ठीक है, कौन से केस में फांसी हुई थी? दिल्ली कांड के अंदर में। ओके, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी भी बोला जाता है उसको। अच्छा देखो एक और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये लेसर नोन फैक्ट है, अगर इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप लोग कर पाओगे, ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 3000 प्लस लाइक्स, आप सभी लोगों का एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जो जो भी बच्चे यहाँ पर में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हाजी कुल मुल्क की उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। हाजी कुल मुल्क क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये समझिए आप लोग, हाजी कुल मुल्क का मतलब होता है सेज ऑफ द कंट्री, मतलब कि उसको आप लोग बोल सकते हो देश का ऋषि या देश का संत, ठीक है, देश का संत, या एक्सपर्ट ऑफ द लैंड भी बोला जाता है, देश का विद्वान, ठीक है। तो हाजी कुल मुल्क इसलिए दिया गया था क्योंकि ये यूनानी और आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन के बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े जानकार थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि हकीम अजमल खान जो है इनको इनको ऐसा कहा जाता कि था कि जड़ी बूटियों से बात करते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी उपाधि, ऐसे एक्चुअल में बात नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट हमने रखना है, बट ऐसा
उनके सम्मान में ऐसा बोला जाता था कि भाई ये तो ऐसा ऐसा लगता है कि यार जड़ी बूटियों से बात करते करके इतनी बढ़िया बढ़िया से वो इलाज करते हैं, ठीक है। तो इनको अंग्रेजों के समय में जो है यहाँ पर में दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था 1908 में। 1908 में ये दिया गया था उनको, हाजी कुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक, किसको? हकीम अजमल खान को। उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे जो है ना, हकीम अजमल खान ने, खिलाफत आंदोलन जब हुआ 1919 के अंदर में, ठीक है, तो 1919 में उन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने बोला कि भाई ये उपाधि मैं 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, उसके बाद में 1919 से फिर 1920-21 तक चलता रहा वो। तो 1920 के अंदर में क्या किया उन्होंने, खिलाफत आंदोलन 1919-20 के अंदर में चलता रहा ये, ठीक है। तो 1920 में इन्होंने अपनी ये उपाधि अंग्रेजों को बोली कि वापस ले लो करके, इसकी पिपुड़ी बना के अपने पास में रखो, ठीक है। ये एक तो एक तरफ तो उपाधि देते हो, उस तरफ एक तरफ में ये कर रहे हो यहां पर में, ओके। लेकिन जब इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी तो पता है उनको लोगों ने, पब्लिक ने, इंडियन पब्लिक ने उनको क्या उपाधि दी? मसीह उल मुल्क की उपाधि दी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब उन्होंने हाजी कुल मुल्क की उपाधि वापस कर दी तो भारतीय जनता ने उनको क्या उपाधि दी? जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, जो जानते थे, उनको पता था कि यार उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, ठीक है, उन्होंने बड़ी वाली चीज जो है उन्होंने उपाधि वापस कर दी है अपनी, ठीक है। तो उनको जो है फ्रेंड्स मसीही उल मुल्क की उपाधि दी थी फिर देश की जनता ने, मसीही उल मुल्क, मसीही उल मुल्क, मुल्क का मसीहा, ठीक है, जो मुल्क के लिए जो है कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाता है, मसीह उल मुल्क, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नींव रखी थी, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो 1920 में स्थापित हुआ उसके पहले चांसलर बने। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है उसके चांसलर कौन, अब कौन होते हैं जल्दी बताइए? पहले चांसलर तो चलो ये थे हकीम अजमल खान, लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कौन होते हैं चांसलर? जैसे राज्य के अंदर में गवर्नर होते हैं ना, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कौन होते हैं? सर आपका बैच कैसे परचेस करें? सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देखिए हो सकता है अभी नंबर आप लोगों को बिजी आ रहा हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो चाह रहे हैं बैच से जुड़ना, ठीक है। आप क्या करिएगा, ठीक है, या तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर सिंपल सी बात है 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी पूरा, ठीक है। और आप लोगों को इसके अंदर में पूरा एआई फीचर से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 10,000 प्लस जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, उनका मेमोराइजर, एआई असिस्टेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, ठीक है जी। सलाम रजा जी आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, वो मैं कर दूंगा उसको, सलाम रजा, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हकीम अजमल खान, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप लोग प्लीज याद रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने। देखिए हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में शाही नौसेना विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी 1946 के अंदर में। ये कौन से वाले जहाज से शुरू हुई थी? ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे भारत के जो नेवी के जो जवान हुआ करते थे, भारतीय नेवी के जवान, उन लोगों को खाने के नाम पे दाल जो दी जाती थी ना, दाल में क्या होता था, आप लोग पानी, दाल में थोड़ा पानी डालते हो ना, ठीक है, ताकि यार कम ना पड़ जाए, तो थोड़ा डाल दिया फिर हो गया। वो क्या करते थे, पानी में डाल डाल के जो है वो लोगों को बांट देते थे। इतनी बुरी हालत थी, सफाई कुछ नहीं थी, बीमार पड़े हैं नेवी के हमारे लोग। तो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी या विद्रोह हो गया था बड़ा सा। तो ये किससे स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो उस जो है फ्रेंड्स उस जो बेड़ा था, ठीक है, जो जहाज था, उसका नाम था, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा आई जो है HMIS तलवार, ठीक है, HMIS तलवार जो था उससे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या फिर नेवी के अंदर में जो विद्रोह है, इसको किसने जो है, आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको शांत कराने में किसने मदद की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर बीच बचाव किया था, फिर उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात की थी, ठीक है, और आश्वासन दिया था
कि भाई आप मान जाओ, छोड़ दो, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता। तो फिर बाद में क्या हुआ, 23 फरवरी 1946 को जो विद्रोही थे, जिन जो नौसैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, बोले ठीक है चलो बात को रफा दफा करते हैं, वो वाला था। तो INH-MIS तलवार, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ से ये हुआ था। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है फ्रेंड्स उस दीवारों के ऊपर में, मतलब वो HMIS तलवार जो था उसकी दीवारों के ऊपर में लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनका नाम था BC दत्त, एक जो व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ये लिख दिया था, जो नेवी के अंदर में व्यक्ति थे, उनका नाम था BC दत्त। मैं वो भी लिख देता हूँ आप लोगों को, जिन्होंने लिखा था BC दत्त, इस समय BC दत्त, ठीक है, उन्होंने लिखा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा लिख दिया था उन्होंने उसकी दीवारों के ऊपर में, ठीक है। तो उनको इस चीज के लिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, BC दत्त को, फिर बाद में छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब टाई ब्रेकर जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को बाकी लोगों से आगे पहुंचाते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के जो अपडेटेड बैच है आपका, जो AI पावर्ड बैच है आपका, उसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। आपके पास में आज 12 बजे तक का समय है। जितने भी बच्चे हैं वो नीचे में नंबर चल रहा होगा आप लोगों को, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल कर लीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगी, ठीक है। और जितना जल्दी पढ़ाई शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको समय मिलेगा। और टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। टीचिंग परीक्षा जहां पर मैं आपकी प्रिपरेशन सिलेक्शन बनती है, जहां पर मैं आप लोगों को, हम यहां पर मैं कोशिश करते हैं कि कैसे आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोगों को अपग्रेड किया जाए, कैसे आप लोगों के सिलेक्शन के साथ में आपके जो है रैंकिंग को और इंप्रूव किया जाए। रैंक बूस्टर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, जब जैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में रैंक बूस्टर हम लोग लगाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए रैंक इंप्रूव करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से। आई होप आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सभी का, ठीक है। सर जनरल फीमेल सीटेट है तो एलिजिबल है क्या? अगर आप बिहार से हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप बिहार से हो तो एलिजिबल हो 82 के 85 के साथ में, अगर आप बिहार से हो तो, महिला हो, बिहार से हो, एलिजिबल हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे पढ़ाई वाले सेशन के अंदर में। और 12 बजे से पहले पहले आप लोग यहाँ पर जुड़ जाएगा। मैं आप लोगों का मेमोराइजर भी डाल दूंगा अभी आप लोगों से, जो मैंने बोला था उसका मेमोराइजर अभी 10 मिनट के अंदर में, जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके 10 मिनट में अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको अपग्रेड करने का आखिरी दिन है आज 12 बजे तक। आप 299 रुपीज़ के अंदर में केवल अपग्रेड कर सकते हो, और जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 80% ऑफ है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर या टीचिंग परीक्षा की वेबसाइट पर आप लोग कर सकते हो अपने आप भी खुद से, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कुछ भी उसमें काम। सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, जीके जीएस का अवेलेबल है, ठीक है। अकेला जीके जीएस का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, अगर आपका पीजीटी वगैरह के लिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए पीआरटी का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। 6 to 8 का हिंदी इंग्लिश कॉम्बो, 9 10 6 to 8 एसएसटी साइंस सब कुछ अवेलेबल है, मैथ्स आपके लिए सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इवन जीएस का अकेला कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, अगर आप पीजीटी या टीजीटी की कोई तैयारी कर रहे हो और ऐसा कोर्स जो टीचिंग परीक्षा के पास में नहीं, तो उसका जीएस वाला कोर्स भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।